वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने हमारे सॉल्यूशन के लास्ट लेक्चर के अंदर आइडियल सॉल्यूशन, फिर उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशंस को हमने कवर किया था। आज हम अपने लेक्चर के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस स्टार्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। कोलिगेटिव properties of dilute solution। देखो सबसे पहले आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर इसको डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, द सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल solute shows some characteristic properties, and these properties does not depend upon nature of solute but on the amount, या बोल सकते हैं on the concentration of the solute। in solution देखो क्या बोला कि अगर हमारे सॉल्यूशन हम बनाया हमने जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट भी था और हमने एक सोल्यूट डाला जो कि नॉन वोलेटाइल था, तो कह रहा है कि अब उस सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होंगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस नेचर पे नहीं कर रही कि हमारा सोल्यूट का नेचर कैसा है, बट उसकी अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। तो अगर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले आता है इसके अंदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फर्स्ट ऐसी हमारे पास। फिर सेकेंड आता हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमारे पास फोर्थ होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो अभी हमने किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोग हमारे सेकेंड लेक्चर में कर चुके हैं कि राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कि जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था उसके अंदर हमारा राउट्स लॉ कैसा होगा उन सॉल्यूशंस के लिए। तो हम कह रहे हैं कि ये अगर हम इनको देखते हैं कि हमारे पास उन सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा या हमारा क्या डिप्रेस फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आज कम हो जाएगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, नेचर ऑफ सोल्यूट, बट किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के, उसकी कंसंट्रेशन कितनी, अमाउंट कितनी है वहां पर। तो अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पेपर में सबसे पहले आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हमारे पास ये एग्जाम में आ जाता है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लाइक व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, solute is added to a solvent, then vapor pressure of solution is less than that of pure solvent, that of pure solvent, and according to Raoult's law हमने क्या किया था, देखो सेम जो डेरिवेशन हमने किया था वहां पे क्या लिखा था, पी एस इज इक्वल्स टू एक्स वन लिख सकते हैं इंटू पी नोट ए। तो ये लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, और ये क्या हो जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। यही बोला था राउट्स लॉ ने। अब हम क्या लिख सकते थे, पी एस अपॉन पी नोट
अब ए लिखाने की जरूरत नहीं है कि कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट का है हमारे पास, ये लिख दिया क्योंकि अब मेरे पास सोल्यूट है, वो तो ऑपरेट होगा नहीं, क्या होगा, केवल लिक्विड ही होगा, तो मेरे पास पी नॉट प्योर का हो गया। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x1। अगर फिर हम लोगों ने यहां से इस तरीके से कर दिया x1, अब x1 किसके इक्वल होता है, x1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, दिस इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अरे मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, और ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले कर लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। अब मैं सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू 1 माइनस n1 अपॉन n1 प्लस n2। यहां से क्या आया था, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू, ये क्या जाएगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। इस तरीके से अगर हम बोला कि यहां से हम बोल दें n2 अपॉन n1 प्लस n2 क्या बना देता है, दिस इज इक्वल्स टू, जो ये लिखा था दिस इज इक्वल्स टू x2, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये क्या बता रहा था, यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग दीज, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास आ गया था इस तरीके से। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू x2। तो यही राउल्ट्स लॉ ने बोला था कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम लोगों ने लिखनी थी तो अब यहां पे लिख देते, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन having a non-volatile solute, having a non-volatile solute, the, इसी को बोला था हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का था, ये सॉल्यूशन का कम हो जाएगा इसलिए माइनस हो रहा है। तो इस पूरी टर्म को हम लोग बोला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या लिखा था, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ, the relative lowering vapor pressure of solution is, किसके ऊपर था, is depends upon, या is depend upon, is depend on mole fraction of solute। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, देखो यही था, क्योंकि ये इसके इक्वल x2, x2 कितना है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। तो यही इसी ने बोला था कि किसके ऊपर होगा, डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द, या इज इक्वल्स टू, डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन बोलो, या इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हम ऑलरेडी इतना कर चुके हैं। अब यहां पर क्या लिखा, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट देन n1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट विल बी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, क्योंकि इस n1 प्लस n2 को मैं नियरली इक्वल्स टू लिख सकता हूँ n1। तो ये हमारे पास आ गया बच्चे एक्सप्रेशन 2। अब इसका, या इसको 1 बोल दिया हम लोगों ने, 1 बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये आ गया तो यहाँ पे दिखाना आप लोगों ने कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, हमारा मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ये इसके इक्वल हो सकता है। क्योंकि ये इसलिए अब दिखाना, क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम lowering of vapor pressure, of lowering of vapor pressure, कौन सा, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आ गया तो आपको इतना का इतना लिखना, नहीं तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते थे, ये लिखकर आप डायरेक्ट ये लिख देते अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इसको इतने करने की जरूरत नहीं। अगर 3 नंबर या 4 मार्क्स में आ गए तो आपको कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना डायरेक्ट, नहीं तो आप यहीं से स्टार्ट करते, क्योंकि एक्सप्रेशन तो हमें पहले ही पता है। तो इस एक्सप्रेशन से पहले ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखते, डायरेक्ट डिपेंड करता है इसके ऊपर, वी नो, और ये इसके इक्वल है। अब हमें पता है कि मोलिकुलर मास, अब देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, जो हमने सोल्यूट डाला है उसकी वजह से मेरा जो सोल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, लेकिन अब हमने क्या सोल्यूट डाला, सोल्यूट का मोलिकुलर मास कितना ये भी मैं निकाल सकता हूं अगर मुझे ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता चले, और ये हमें एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो कैसे, तो अब हमें पता है, देखो क्या हम मोलिकुलर मास निकालेंगे, हम क्या करेंगे, लेट W1 क्या, W2 ग्राम ऑफ, या W2 ग्राम ऑफ क्या सोल्यूट एडेड टू W1
अमाउंट, ग्राम की जगह लिख देते हैं W2 अमाउंट, क्योंकि किसी में भी हो सकता है, W2 अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड टू W1 अमाउंट ऑफ सोल्वेंट, इसी में था। इसका मोलिकुलर मास लिखते हैं, लाइक M2 मोलिकुलर मास है, इसका मोलिकुलर मास कितना है M1, लेट M2 बी द मोलिकुलर मास, लेट M2 बी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और यहां पे लिखा है लाइक N2 बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N1 बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, इस तरीके से। अब यहां पर अब हमें पता है, अगर मैं वैल्यू पुट अप करूं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे पास, कितना अमाउंट है डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, तो यहां से क्या है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, और N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है यहां पे अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो यहां से N2 क्या हो जाएगा, N2 विल बी इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2, ये क्या हो जाएगा W1 अपॉन M1, यहां से इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चे, ये N2 की वैल्यू होगा इतनी, ये नीचे वाले। तो यहां से क्या P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। हमें मोलिकुलर मास M2 निकालना है, तो M2 क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास निकालना था, एक M2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। देखो बच्चे हमें क्या है, इफ वी नो क्या W2 कितना अमाउंट डाला है, M1 मोलिकुलर मास कितना है सोलवेंट का, मोलिकुलर कितने में डाला था हम लोगों ने, कितने अमाउंट में डाला है, एंड W1 इफ वी नो, एंड P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, देन we can calculate, then we can determine, या we can calculate, then we can determine M2 molecular mass of solute। तो ये हो गया बच्चे, क्योंकि हमें ये तीन चीज पता है, कितनी हमने लिया है, कितने में लिया है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अगर ये जो फैक्टर है हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करते हैं, ये तीनों चीजें पता तो हम ये निकाल सकते हैं। तो हमारे पेपर में आएगा कि हाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपने हम डायरेक्ट लिखना कि वी नो के अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, ऐसा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहां से क्या था, ये इससे पहले एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू x2, बस ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी थी। इसके बाद ये लिखेंगे, यहां के बाद ये ऐसा कैसा कंसिडर के हम क्या निकालते हैं, मोलिकुलर मास। और पेपर में एक और आ जाता है कि हमें कोई भी एक मेथड एक्सप्लेन करना है कि जिससे हम ये मोलिकुलर मास क्या करें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकें। तो हमारे पास दो अलग अलग मेथड होते हैं, एक स्टैटिक मेथड और एक डायनेमिक। तो हम एक डिफरेंशियल मैनोमीटर वाला मेथड यहाँ पे लिख लेते हैं, कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक ही मेथड आएगा आपको लिखने के लिए कि कोई एक मेथड एक्सप्लेन करो टू कैलकुलेट या टू डिटरमाइन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि हम जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हमने सोल्यूट डाला तो हमारा जो सोलवेंट के अंदर डालने से जो सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो हम किस मेथड से कर सकते हैं। तो हम एक मेथड एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर, जो कि एक स्टैटिक मेथड है, उसको देख लेते हैं कि वो क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि हम एक्सपेरिमेंटली कैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते हैं। तो हम जो करने वाले मेथड वो हमारे पास है डिफरेंशियल मैनोमीटर मेथड। ये एक स्टैटिक मेथड है, दिस इज ए स्टैटिक मेथड।
तो जरूरी नहीं कि आपको एक स्टैटिक करना है या डायनेमिक करना है, तो ये क्या याद रखना है कि हम एक एक्सपेरिमेंटल जो वे से डिटरमाइन करते हैं, हमारे पास एक डिफरेंशियल मैनोमीटर मेथड है। तो ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर मेथड है, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक डिफरेंशियल मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जनरली। देखो अगर ये डायग्राम आ गया तो हमें ये इसका मेथड भी आ गया। तो हमारे पास इस टाइप से एक डायग्राम होता है, ये इसको बल्ब बोल दिया। ये बल्ब बी और ये बल्ब ए। इसमें हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन ले लिया, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ये ऊपर से इस तरीके से हम यहाँ पे टैप लगा देते हैं, टैप वन, और यहाँ पे ऐसे इसको ओपन करके टैप 2। अब ये लाइन ऊपर से इस तरीके से और यहाँ पर हम लगा देते हैं वैक्यूम पंप, यहाँ पे वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप, देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट फिल कर लिया, यहाँ पे क्या था, सॉल्यूशन था हमारे पास इक्वल लेवल का। यहाँ पर हम एक लिक्विड फिल कर देते हैं, और इस लिक्विड की डेंसिटी लो है, लो डेंसिटी लिक्विड। देखो सबसे पहले क्या करें कि अब हमें पता है ये एवोपरेट होगा, यानी कि वेपर्स में जाएगा, ये भी वेपर्स में जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से वैक्यूम टैप ए और बी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम वैक्यूम पंप चला देते हैं, ताकि जितना भी वेपर यहाँ पे एयर है वो सारी की सारी बाहर चली जाए। फिर हम टैप को बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, उसके बाद ये वेपर्स बनना स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ इस तरीके से ये यहाँ पर वेपर्स बनेगा। अब ये वेपर्स बनेंगे। अब टैप को हम क्लोज कर, क्योंकि हमने सारी एयर निकाल दी, अंदर वैक्यूम बना दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से इसके अगर एस्केपिंग टेंडेंसी है तो ये वेपर्स बनेगा, इसका भी वेपर बनना स्टार्ट होगा। अब देखो क्या हुआ, अगर ये इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, हमने पता है कि जो प्योर सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है किससे, सोल्यूशन से, तो इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो ये क्या है, इस लिक्विड को पुश करेंगे यहाँ से, क्योंकि इनका वेपर प्रेशर ज्यादा, तो ये ज्यादा लिक्विड क्योंकि ऊपर जा नहीं सकते तो इस साइड आएंगे। जब ये पुश करेंगे तो ये लिक्विड इस साइड से कहां जाने लग जाएगा, नीचे। इस तरीके से इसका जो लेवल है यहाँ पर, और इस साइड जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसके वेपर्स बनेंगे, लेकिन इसके वेपर कम बनेंगे तो ये इसको कम पुश करेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास इस तरीके से ये लिक्विड फाइनली जो पहले इक्वल लेवल में था, जब वैक्यूम बना दिया और हमने स्टेप को बंद कर दिया, तो एक साइड से लिक्विड लोअर हो जाएगा, एक तरफ से ज्यादा, क्योंकि लोअर जिस साइड होगा, जिस साइड वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वैक्यूम। तो अब ये जो प्रेशर है यहाँ से हम एक रीडिंग नोट कर लेते हैं, इस ट्यूब के ऊपर वैल्यू लिखी होती है हमारे पास कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। और ये डिफरेंस दोनों का जो ये इतना डिफरेंस है, ये क्या बताता है, पी नोट माइनस पी एस। अरे वेपर प्रेशर में तो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसका इतना ज्यादा प्रेशर है, इसका इतना है, तो ओवरऑल ये डिफरेंस क्या है, वेपर प्रेशर में, या क्या मैं बोल दूंगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसको मैनोमीटर बोलते हैं। और डिफरेंशियल मेथड है कि हम डिफरेंस से लगा लेते हैं कि मैनोमीटर में जो डिफरेंस आता है हमारे पास रीडिंग में, उससे हमें पता कर लेते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है। तो हम क्या लिखते हैं, इस पर ये डायग्राम बनाना है, आपने केवल इसको इतना ही दिखाना था। और यहाँ पे हम फर्स्ट क्या लिखते हैं बच्चे, ऐसे कि द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, 5 पॉइंट में लिख लेते हैं, द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent and solution P naught minus PS is determined using differential manometer, differential differential मैनोमीटर। सेकंड क्या है, फर्स्ट एक बल्ब में क्या लिखेंगे, दो पार्ट्स है एक बल्ब में, in one bulb pure solvent is taken and in other solution is taken।
and a low density liquid is filled in मैनोमीटर। लो डेंसिटी का मतलब क्या है, ये जल्दी से इजिली मूव हो जाए, इसका वेपर प्रेशर से इसको अगर लो हाई डेंसिटी हो तो जल्दी से मूव नहीं करेगा, तो ये हमें इसलिए लो डेंसिटी का चाहिए। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट थर्ड में करेंगे। नाउ वी ओपन टैप 1 and 2 and remove all the air with the help of vacuum pump, and now and then close the taps। फोर्थ, अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद जब टैप हो गया तो हमारे पास धीरे धीरे वेपर बनेंगे, वेपर बनने के बाद उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफरेंस। अब लिक्विड के अंदर यहाँ पे जो दोनों का जो लेवल होगा सेम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस। तो अब हम डायरेक्टली लिख देंगे नाउ द डिफरेंस इन, थोड़ी देर के बाद अपने आप डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नाउ द डिफरेंस इन हम लिख सकते हैं लेवल्स ऑफ लिक्विड, डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ लिक्विड in manometer after some time will directly give क्या दे देगा, डायरेक्टली गिव डिफरेंस इन या lowering of, will give lowering of vapor pressure। अच्छा, ये था, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर ये एक मेथड लिखना था जिसमें डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मेथड है और डिफरेंस की वजह से निकालते हैं और ये मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, आपको इतना ही लिखना है। तो ये हमारा फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर